हाँ जी मेरे CSWT वाले बच्चों, बेटा चैप्टर नंबर 9 ग्लोबल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाला की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट के डिटेल में जितने टॉपिक्स हैं, क्या क्या चैप्टर है, बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं बेटा। ताबड़तोड़ रिवीजन के लिए तैयार हो? सो लेट्स स्टार्ट। तो चलो बेटा शुरू करते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट के बारे में, ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो ये है ही क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द ग्लोबल एनवायरनमेंट, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ग्लोबल वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो भी अफेक्ट करता है बिजनेस को। ध्यान से देखेंगे, ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एक्सटर्नल फैक्टर्स। ग्लोबल वर्ड यूज हो गया, यानी कि विद इन बिजनेस की बात तो नहीं हो रही, एक्सटर्नल फैक्टर जिसका इफेक्ट आपके बिजनेस पर पड़ता है ना, दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑपरेशंस अक्रॉस कंट्रीज, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, लीगल और इकोलॉजिकल, किसी भी वे में हो सकता है, राइट। बिजनेसेस आर इंटरकनेक्टेड एंड शेप्ड बाय ग्लोबल ट्रेंड्स। ग्लोबल ट्रेंड्स जो होते हैं, समझ रहे हो, वर्ल्ड वाइड अगर कुछ भी हो रहा है तो उसी हिसाब से बिजनेसेस अपनी शेप ले लेते हैं, है ना। वर्ल्ड वाइड अगर कोई भी चीजें हो रही है, कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हो रहे हैं, या जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कोई भी डिसीजंस हैं, तो वो पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट करते हैं और उसी हिसाब से हमारे बिजनेसेस भी शेप ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो सारा डिटेल कंटेंट है बेटा, बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट जो टॉपिक में बताऊंगा, यही टॉपिक्स आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे बेटा इस चैप्टर से। ठीक है ना, कोई चैप्टर से घुमा के क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि चैप्टर अपने आप में ही इतना ज्यादा टेक्निकल तो नहीं कहेंगे, इतना ज्यादा डिटेल में है कि बहुत सारी चीजें आपको बताई हुई है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा उनसे। ठीक है ना। Why does it matter? क्वेश्चन समझ आ रहा है, कह रहा है क्यों मैटर करता है। सीधा क्वेश्चन बन जाएगा इसका कि ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट से फर्क ही क्या पड़ता है, क्यों मैटर करता है। तो बेटा इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है, यानी कि न्यू मार्केट्स में हम लोग एंटर करते हैं, टैलेंट एक्सेस करते हैं, लेवरेज करते हैं टेक्नोलॉजीज को। जब हम ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो नई मार्केट का एक्सेस होता है। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, दूसरे कंट्री तक लेके जाएंगे, तो क्या होगा, नई मार्केट्स का एक्सेस मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। टैलेंट्स मिलेंगे नए तरह के। अब जैसे बाहर से कंपनीज हमारी कंट्री में ओपन होती हैं, तो क्या मिल रहा है उनको, यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का टैलेंट वो एक्सेस कर पा रहे हैं, है कि नहीं। लेवरेज कर सकते हो, टेक्नोलॉजीज का बेनिफिट उठा सकते हो अगर आप ग्लोबली जाते हैं तो, राइट। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, कुछ पॉलिटिकल रिस्क होते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं, एंड लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, यानी कि हो सकता है लीगल कंप्लायंसेस कुछ अलग अलग हो। ठीक है बेटा, मॉड्यूल का ही कंटेंट है ये आपके। आजकल के वर्ल्ड में नेटवर्क ऑफ इकोनॉमिक्स कनेक्टेड थ्रू किससे, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन। इन सब सोर्सेज से वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। यही एक सोर्सेज है जिससे हम वर्ल्ड वाइड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ट्रेड के थ्रू, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, टेक्नोलॉजीज का लेन देन, है ना, और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे से, राइट। चलो, की फीचर्स ऑफ द ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन क्या है बेटा, यही क्वेश्चन और सामने आंसर है आपके पास। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। सीधा क्वेश्चन बनेगा बेटा, फीचर्स की जगह क्या आ सकता है मेरे बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं, एक ही वर्ड है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है, फीचर्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात है, समझ गए कि नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है भैया, सीधी सी बात है। अगर हम ग्लोबल एनवायरनमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि हमारी डिपेंडेंसी जो दूसरी कंट्रीज पर है वर्ल्ड वाइड, तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो जाती है, दो इकोनॉमिक मर्ज होती है। कंट्रीज एंड कंपनीज आर कनेक्टेड थ्रू सप्लाई चेन्स। पता है ना आप लोग, रिसेंट जैसे जो भी अभी चल रहा है उसमें क्या है, सप्लाई चेन है, कि वहां से हमारे पास कुछ चीजें आनी होती है, जैसे गैस की शॉर्टेज, पेट्रोलियम की शॉर्टेज आप देख रहे हो, तो क्या दिक्कत है, क्योंकि जिन कंट्री से आता था वहीं पर ही वॉर हो रहा है, तो वहां से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही। तो यानी कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है जब ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। कैपिटल का फ्लो करता है, लेबर मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्टफोन सोल्ड इन इंडिया में हैव इट्स डिजाइन फ्रॉम द यूएस कंपोनेंट फ्रॉम साउथ कोरिया। पता होगा आप लोगों को, है ना। स्मार्टफोन के अंदर जो भी पार्ट्स बनते हैं वो अलग अलग कंट्रीज में बने हो सकते हैं, फिर असेंबल आते हो किसी एक कंट्री में होके, है ना। देखो, असेंबल्ड इन चाइना एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देन वर्ल्ड वाइड, तो सब कनेक्टेड है आपस में इकोनॉमीज। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्फ्लुएंस हो सकता है, जैसे कि ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है तो उनकी प्री डिसाइडेड कंडीशंस के बेसिस पर उनके ट्रेड एग्रीमेंट्स बनते हैं, सच एज WTO नॉर्म्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। एंड रीजनल एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, नाफ्टा, यूएससी में, ये अलग अलग कंट्रीज के ना एग्रीमेंट्स के नाम है जिन बेसिस पर वो एग्रीमेंट्स करते हैं। एज वेल एज टैरिफ्स, जो टैक्स लगता है, सैंक्शंस होते हैं, लोकल लॉज होते हैं, अफेक्ट हाउ बिजनेस ऑपरेट इंटरनेशनली। सीधा सीधा ऐसे पता लगता है कि बिजनेस इंटरनेशनली कैसे ऑपरेट करता है। ये बेटा मॉड्यूल के ही पॉइंट्स है आपके, सीधा सीधा समझ गए, और बहुत सही लैंग्वेज में दिए हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी को ही समझ के लर्न करके एग्जाम में आप लिख सकते हो। क्या है, फीचर्स ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट के। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, जब टेक्नोलॉजी दो कंट्रीज में अलग अलग क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजीज है,
डिफरेंट डिफरेंट, और वापस में इंटीग्रेट हो जाती है, तो एक सिनर्जी बन जाता है, राइट। तो रैपिड एडवांसमेंट होती है एआई में, ब्लॉकचेन्स में, ई कॉमर्स में, एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव चेंज्ड हाउ बिजनेस प्रोवाइड वैल्यू ग्लोबली। एक बिजनेस ग्लोबली कैसे वैल्यू देता है। कंपनीज नीड टू फ्रीक्वेंटली इनोवेट टू द न्यू कॉम्पिटिटिव, न्यू कंपटीशन के हिसाब से कंपनीज को भी डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर क्या करना पड़ता है, अपने आप को इनोवेटिव बनाना पड़ता है, राइट। कल्चरल डाइवर्सिटी होती है भैया, सारे जो अलग अलग ग्लोबली हर देशों में क्या होता है, कल्चर्स अलग होते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, राइट। सो फॉर ग्लोबल मैनेजर्स अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, नेगोशिएशन के स्टाइल, वर्क प्लेस का बिहेवियर सब जगह अलग होता है, इज वाइटल। अब आप यहां पर इंडिया में अगर ऑर्गेनाइजेशंस में अगर वर्क कल्चर देखेंगे डिफरेंट होगा, दूसरी कंट्रीज में जाकर देखेंगे वर्क कल्चर डिफरेंट होगा, है ना, तो कुछ सीखने को मिलेगा ऑब्वियसली। मिसअंडरस्टैंडिंग कल्चर नॉर्म्स कैन लीड टू अनसक्सेसफुल बिजनेस एफर्ट। अगर आप उस कल्चरल नॉर्म्स को नहीं समझ पाए तो इसका उल्टा इंपैक्ट भी हो सकता है। हम तो कह रहे हैं पॉजिटिव होगा, कल्चरल इंपैक्ट होगा, पर नेगेटिव भी हो सकता है अगर नहीं समझ पाए तो, राइट। सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स, देयर इज अ ग्रोइंग फोकस ऑन ईसीजी, बोले तो एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ईसीजी के ऊपर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि भाई एनवायरमेंटली, सोशली और गवर्नेंस हमारा इंप्रूव हो। प्रैक्टिसेस मेकिंग एथिकल एंड सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस एसेंशियल इन द ग्लोबल मार्केट। अगर आप अपना बिजनेस सही से चलाओगे एथिकल वे में, सस्टेनेबल वे में, तो ही आप ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना सकते हो। इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग एंड सोशल इक्विटी आर नाउ सेंट्रल टू बिजनेस स्ट्रेटजीज। बिजनेस स्ट्रेटजीज के लिए सबसे मेन यही है, ठीक है ना। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क और अनसर्टेनिटी भी रहती है बिजनेस में, वो तो हमेशा होती है, हर बिजनेस में रिस्क होता ही है। ग्लोबल बिजनेस मस्ट मैनेज द फाइनेंशियल क्राइसिस, पेंडेमिक्स लाइक कोविड-19 आया था, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट सच एज द रशिया यूक्रेन वॉर, करेंसी फ्लक्चुएशंस होती है, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं दैट कैन डिस्टर्ब द ऑपरेशंस। और मैंने आपसे चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बात करी है कि ग्लोबली अगर कुछ भी होगा तो उसका इफेक्ट आपके बिजनेसेस पे पड़ेगा, राइट। Natural disaster can disturb the operation. Competitive to succeed in this landscape, companies must create a strategies that balance the global efficiency with local responsiveness and build a cultural awareness and keep innovating. भैया अपनी अवेयरनेस अपने बिजनेसेस में अपनी कंट्री में बना के चलेंगे तो ही आप ग्लोबल ट्रेंड्स का फायदा ले सकते हैं, और अगर ग्लोबली कुछ भी होगा तो उसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। नाउ पेस्टल फ्रेमवर्क है आपके पास फॉर ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। पेस्टल फ्रेमवर्क डायग्राम फॉर ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट हाइलाइटिंग द 6 की डायमेंशन। पेस्टल के अंदर बेटा 1 2 3 4 5 6 डायरेक्ट क्वेश्चन, ये जो आपके पास हेडिंग बनी है बेटा, इनके अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके पास कि पेस्टल फ्रेमवर्क क्या है, व्हाट इज द पेस्टल फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन। समझ गए, सीधा सीधा पेस्टल वर्ड तो सीधा लिखा आ सकता है ना, मॉड्यूल के अंदर हेडिंग है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, समझ गए, यही आपके मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है सामने सामने, समझ गए। द पेस्टल फ्रेमवर्क, तो पॉलिटिकल आएगा इसमें, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंट, ये सारे एस्पेक्ट्स आएंगे जो ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हमने सबके लिए एक वर्ड बना दिया पेस्टल, जिसकी ये सारी एक्सपेंशन है, ठीक है ना। तो द मैक्रो एनवायरनमेंट दैट इज पॉलिटिकल, ये सारी चीजें पेस्टल शेप्स द कंटेक्स्ट इन विच बिजनेस ऑपरेट। ये सारी चीजें हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसी चीज प्रोवाइड करती है जिसके अंदर एक बिजनेस ऑपरेट करता है। दीज लार्ज स्केल फोर्सेस इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डेली और माइक्रो लेवल डिसीजंस। हो ये मैक्रो लेवल पर रही है, पर माइक्रो लेवल पर भी आपके प्राइसिंग डिसीजंस को अफेक्ट कर सकती है। हायरिंग, सोर्सिंग, मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये सारी एक्टिविटीज पे इफेक्ट पड़ सकता है बेटा, क्योंकि अगर पॉलिटिकली कुछ चेंज होगा, इकोनॉमिकली, सोशली, टेक्नोलॉजिकल में चेंज होगा, लीगल, एनवायरमेंट कुछ भी चेंज होगा, तो इन सबका इफेक्ट आपके इन सारी एक्टिविटीज पे पड़ेगा माइक्रो लेवल पे भी, ठीक है ना। चलो फिर आता है पॉलिटिकल एंड लीगल। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल एंड लीगल, जो कि प्राइसिंग एंड कंप्लायंस से रिलेटेड है। चेंजेस इन जीएसटी और वैट रेट्स फोर्स अ कंपनी टू एडजस्ट द प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। होता है कि नहीं होता, जैसे जीएसटी आया तो अब हमें कंपनी को एडजस्ट करने ही पड़ेंगे अपने प्राइसेस, सरकार को तो जीएसटी देना है, तो उसी हिसाब से आपको अपने प्राइसेस एडजस्ट करने पड़ेंगे। हो रहा नहीं हो रहा, पॉलिटिकल और लीगल चेंजेस से इफेक्ट हो रहा है बिजनेस में। फॉर एग्जांपल देखो, व्हेन इंडिया रिड्यूस कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स इन 2019, मेनी फर्म्स रिवाइज देयर एक्सपेंशन प्लान्स। टैक्स रेट्स कम हो गए तो लोगों ने सोचा फायदा उठाया जाए मौके का, है ना, एक्सपेंड करा बिजनेस। इकोनॉमिक देखें अगर, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट्स, वोलेटिलिटी, जो इनमें चेंजेस आते हैं बेटा, एक्सचेंज रेट में चेंजेस आते हैं या इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन में जब चेंज आता है, अफेक्ट्स दी सोर्सिंग एंड कैपिटल बजटिंग। कहां से हमें पैसा लेना है और कैसे पैसे को लगाना है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन है तो महंगाई है, महंगाई है तो हमें पैसे को सोच समझ के यूज करना है, राइट। फॉर एग्जांपल, अ वीकर रूपी मेक्स द इंपोर्ट कॉस्टलियर। अगर हमारा पैसा वीक होगा तो हमें इंपोर्ट कॉस्टली पड़ेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा बाहर। लीडिंग कंपनीज टू स्विच टू लोकल सप्लायर्स, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हम इंपोर्ट्स को छोड़ के लोकल सप्लायर्स पे अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा देंगे। होगा कि नहीं होगा।
तो हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमी में कुछ चेंज आया जिससे आपके इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंशन इफेक्ट हो रहे हैं। सोशल की बात करें, मार्केटिंग और एचआर इफेक्ट होगा। कल्चरल शिफ्ट्स होते हैं जैसे लाइक इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी अवेयरनेस, आपने अपने बिजनेस में क्या करा, सस्टेनेबिलिटी अवेयरनेस बढ़ा दी, तो पुश द कंपनीज टू रीडिजाइन द प्रोडक्ट और कैंपेन्स, तो इससे क्या होगा, कंपनीज को अपने प्रोडक्ट को दोबारा रीडिजाइन करना पड़ेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू पॉलिसी चलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखो, नेस्ले प्रमोट्स ऑर्गेनिक एंड हेल्थ कॉन्शियस, इस बात को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, प्रोडक्ट्स इन इंडिया टू मैच द कंज्यूमर डिमांड, है ना, कल्चरल डिफरेंस है, उन्होंने देख लिया कि लोग हेल्दी चीज पसंद करते हैं, तो अपने प्रोडक्ट में ये चीजें उन्होंने हाईलाइट कर दी ताकि कंज्यूमर अट्रैक्ट हो, तो आगे सेल्स में चेंज, है ना। सोशली यानी कुछ चेंज हुआ, उससे आपकी मार्केटिंग में चेंजेस आने शुरू हो गए, राइट। टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो उससे ऑपरेशंस और स्ट्रेटजी चेंज होती है। एआई, ऑटोमेशन, डिजिटल पेमेंट चेंज हाउ बिजनेस सेल एंड सर्व द कस्टमर्स, भैया एआई का जमाना आ गया, डिजिटल पेमेंट्स हो गई हैं, एआई का टाइम आ गया है, तो उसी अकॉर्डिंग हमारी पेमेंट जो तरीके हैं पेमेंट करने के वो चेंज हो गए, कस्टमर्स के साथ डील करने के, तो हमारे ऑपरेशंस चेंज हो गए, राइट। फॉर एग्जांपल, रिटेल कंपनीज अडॉप्ट यूपीआई और पेटीएम पेमेंट्स टू मीट द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, अब रिटेल कंपनीज भी अडॉप्ट कर रही हैं। याद है एक टाइम ऐसा था जब नया नया आया था तो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, फॉलो नहीं कर रहे थे, फिर धीरे धीरे ट्रेंड में इतना आ गया कि अब आज की डेट में हर किसी के पास, राइट। चलो, एनवायरमेंट का मतलब है सप्लाई चेन और सीएसआर, सीएसआर बोले तो बेटा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। एनवायरमेंट में क्या कहेगा, क्लाइमेट पॉलिसीज, इकोलॉजिकल प्रेशर्स रिक्वायर ग्रीनर प्रैक्टिसेस, ग्रीनर प्रैक्टिसेस मतलब आपको एनवायरमेंट को अफेक्ट नहीं करना, ऐसी चीजें करनी है जिसमें एनवायरमेंट में फायदा ना हो तो कम से कम नुकसान ना हो, राइट। ग्रीनर प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल कंपनी शिफ्ट टू ईवी प्रोडक्शन, अब ईवी से क्या होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, इन रिस्पेक्ट टू एमिशन रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कि पॉल्यूशन एमिशन कम से कम हो, तो दिस इज एनवायरमेंटल फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स योर सप्लाई चेन एंड योर सीएसआर। सीएसआर समझते हैं बेटा क्या होता है, कुछ कंपनी जब एक पर्टिकुलर लिमिट्स क्रॉस करती है, आप अपने सीएस के करियर में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं अभी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है कंपनी की, जब एक कंपनी पर्टिकुलर प्रॉफिट से पर्टिकुलर टर्नओवर्स अचीव कर जाती है, रीच कर जाती है, तो उनको सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना होता है इन रिटर्न, तो दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कंपनीज के लिए, कंपनीज की सोसाइटीज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। दिस इज द केस। नाउ चैलेंजेस क्या है बेटा, ये हेडिंग दिख रही है, यही क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तुम्हारे पेपर में अगर आएगा चैप्टर इस टॉपिक से, क्या चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट, कि भैया क्या क्या चैलेंजेस क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमें फेस करनी पड़ती है या हमें मिलती है अपॉर्चुनिटीज ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट में, दोनों में से एक भी पूछ सकते हैं कि सिर्फ चैलेंजेस बता दो, छोटा क्वेश्चन पूछना होगा तो सिर्फ चैलेंजेस पूछ सकते हैं, है ना, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज पूछ सकते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा तो दोनों पूछ सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, क्या क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं उसमें, तो दोनों देख लेते हैं। चैलेंजेस देखो, सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनसर्टेनिटी, किसी भी बिजनेस में यार अनसर्टेनिटी तो है ही, कहीं पे भी आप बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज पढ़ोगे, एक तो कॉम्प्लेक्स होगा, जटिल, मुश्किल उसको संभालना करना, और दूसरा होती है उसके अंदर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी नहीं मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमारे हाथ में है ही नहीं, तो ना नंबर ऑफ फैक्टर्स टू कंसीडर एंड देयर प्रेडिक्टेबिलिटी नेचर मेक्स इट हार्ड टू फोरकास्ट आउटकम्स एंड प्लान दी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज नहीं बना पाते कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना पड़ता है। कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, जब आप ग्लोबली डील कर रहे हैं तो देयर आर डिफरेंसेस, देयर आर द थिंग्स कि जहां पर आपको ये फेस करना पड़ सकता है कि कल्चरल और लैंग्वेज बैरियर्स देखने को मिल सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग द लोकल कस्टमर्स और फेलिंग टू एडजस्ट द कम्युनिकेशन कैन लीड टू मार्केटिंग एरर्स, फेल्ड नेगोशिएशंस एंड पुअर मैनेजमेंट, ये सब आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप ग्लोबली डील कर रहे हैं तो। पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल रिस्क हो सकती है, इंस्टेबिलिटी, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है कंट्री के अंदर, तो ये सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात है। इंस्टेबल है, वॉर चल रहा है, करेंसी फ्लक्चुएट कर रही है, टैक्स सिस्टम हिला हुआ है, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिस्क होगी इससे बिजनेस को रिस्क रहेगा हमेशा, भाई टैक्स रेट कभी भी चेंज हो जाते हैं, है ना, मार्केट में कभी वॉर हो जाती है, कभी टैक्स रेट चेंज हो जाता है, कभी इकोनॉमी में वॉर सिस्टम हो जाता है, तो ये सारी चीजें अफेक्ट कर सकती है। लॉजिस्टिकल एंड सप्लाई चेन इश्यूज, जो आप जब सप्लाई कर रहे हो, जो आपका चेन बना हुआ पूरा कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने का, उसमें अगर डिस्ट्रप्शन आ जाए, यानी मैनेजिंग अ ग्लोबल सप्लाई चेन इज कॉम्प्लिकेटेड, विद इन अ कंट्री में ही पहली बात तो मुश्किल, और हम यहां तो ग्लोबली बात कर रहे हैं, तो कहां से प्रोडक्ट चला कहां पहुंचा, राइट। इट इन्वॉल्व्स चैलेंज लाइक ट्रांसपोर्टेशन में डिले, कस्टम्स प्रोसीजर्स एंड अनरिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आपका रूट है जिससे जाएगा वो रूट में प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन में देयर आर सर्टेन डिफिकल्टीज, है ना। चलो जी, बुक के ही पॉइंट्स है बेटा आपके, ये समझ गए, ये बुक की ही लैंग्वेज है, बुक के ही पॉइंट्स हैं आपके, आपके क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर्स हैं, अगर आप इसको समझ लेते हैं बड़े आराम से अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटीज क्या 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 हमें बढ़िया बढ़िया देखने को मिलता है, तो मार्केट एक्सपेंशन और ग्रोथ, जितना आप ग्लोबली डील करोगे तो मैंने बताया ना मार्केट का एक्सेस मिलता है दूसरी मार्केट्स का। बिजनेसेस कैन एंटर इन द ग्रोइंग मार्केट स्पेशली इन इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड रीच द न्यू ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स,
जब मार्केट एक्सपैंड करोगे तो नए कंज्यूमर्स मिलेंगे ना। अभी आप विद इन कंट्री डील कर रहे हो, ग्लोबली अगर आप डील करते हो तो आपके पास नए टाइप के कस्टमर, नए नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मिलेंगे, राइट। सबसे बड़ा बेनिफिट है रिसोर्सेज का एक्सेस मिलता है। जब आप वर्ल्ड वाइड डील कर रहे हो तो जो आपकी कंट्री में रिसोर्स नहीं है दूसरी कंट्री में है, तो वहां से आप बेनिफिट ले सकते हो। सिंपल बात है ना। कंपनीज कैन यूज द ग्लोबल रिसोर्स इंक्लूडिंग चीपर लेबर, रॉ मटेरियल एंड न्यू टेक्नोलॉजीज टू कट द कॉस्ट एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी। भैया सस्ते में मिल रहा है दूसरी कंट्री में, टैक्स बचेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। यहां पर हमारे यहां पर बाहर से एमएनसीज क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू के हिसाब से यहां पर चीप लेबर है और एफिशिएंसी भी ज्यादा मिल रही है, तो बेनिफिट मिल रहा है ना ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट का। डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है रेवेन्यू का, एक्सपेंडिंग इनटू मल्टीपल कंट्रीज से क्या होता है, हेल्प्स द कंपनी टू रिलाई लेस ऑन वन डोमेस्टिक मार्केट। अपनी कंट्री की डोमेस्टिक मार्केट पे आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, जब आप वर्ल्ड वाइड जाके अपना बिजनेस एक्सपेंड करके वहां से भी प्रॉफिट ला सकते हो, है ना। शील्डिंग इट फ्रॉम द लोकल इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, अपनी कंट्री के ही इकोनॉमिक डाउनटर्न से आप बचे रहते हो क्योंकि आप ग्लोबली कमा रहे हो, राइट। फिर आता है इनोवेशन एंड लर्निंग होती है हमारे पास, एक्सपोजर टू डिफरेंट कल्चर से आपको कितना कुछ सीखने को मिलता है। जब भी आप कोई नई जगह पर, नए बिजनेस में, नई जगह कहीं पे भी जाते हो, कुछ सीखने को मिलता ही है। ग्लोबली हम डील कर रहे हैं यहाँ पर और दूसरे तरह से लोग सीख के बैठे हैं और नए तरीके से चीजों को करते हैं, तो जब वहां जाते हो तो हमें नई चीजें सीखने को मिलेगी और उन चीजों को हम अपने बिजनेस में लगा पाएंगे। बेनिफिट ही बेनिफिट है ना। मार्केट्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस कैन इंस्पायर इनोवेशन एंड न्यू वेज ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस। नए तरीके से, नए स्ट्रेटजीज से, नई पॉलिसीज आप अपने बिजनेस में ला सकते हो, है ना। सारा बेनिफिट मिल रहा है ग्लोबल से, पांचों उंगलियां घी में। चलो, इंपैक्ट क्या है बेटा लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का बिजनेस पे? डायरेक्ट क्वेश्चन दिख सकता है इसका आपको? क्या आप लोगों को इनके हेडिंग से क्वेश्चंस दिख रहे हैं टॉपिक्स के जो हम पढ़ रहे हैं? चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्या इंपैक्ट होता है जब हमने अपनी कंट्री को लिबरल, जो 1991 की पॉलिसीज की बात हो रही है, हमने इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ा था ना, कि हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरल कर दिया, ओपन कर दिया, ओपन टू द वर्ल्ड कर दिया, कि अब ट्रेड बैरियर्स हटा दिए सारे, तो एक लिबरल करा, ग्लोबलाइजेशन करा, तो इससे क्या बेनिफिट है बिजनेस को, है ना। हम बात कर रहे हैं बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आया इसका। तो अगर आप अपने दिमाग से वैसे सोचो जनरली, तो क्या बोल सकते हो कि यार बिजनेस के अंदर अब नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जो मैं पीछे बातें पढ़ी है, नई अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट मिल रहा है, नई मार्केट्स का बेनिफिट मिल रहा है जो पहले नहीं था। अगर ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन नहीं होता तो हमें कहां मिल पाता वो बेनिफिट्स, राइट। देखते हैं, चलो सबसे पहले वही आ गया, इंक्रीज द मार्केट एक्सेस एंड कॉम्पिटिशन। नई नई मार्केट्स में एक्सेस मिल जाता है, राइट। रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स जब हट गया, फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रेड एंड एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरी कंट्री से इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हो गई हमारी कंट्री में। ट्रेड बैरियर्स बोले तो टैरिफ्स और कोटास हमने हटा दिए, जो टैक्स लगते थे, जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी, सब हटा दी। एक्सपैंड द कस्टमर बेस एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज फॉर बिजनेस, हमने अपना कस्टमर बेस जो है वो बढ़ाया और रिसोर्सेज हम ज्यादा ले पा रहे हैं। इंटेंसिफाइज ग्लोबल कंपटीशन फोर्सिंग डोमेस्टिक फर्म्स टू इनोवेट, ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है, हमारी ग्लोबल कंपटीशन और ज्यादा अच्छा हो रहा है और डोमेस्टिक फर्म्स को इनोवेट करने का मौका मिल रहा है। फिर राइज ऑफ एमएनसीज एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स, एमएनसीज बढ़ रही है, ग्लोबल सप्लाई चेन इंप्रूव हो रही है। एनेबल द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, अलाउ प्रोडक्शन ऑफ फ्रेगमेंटेशन अक्रॉस द कंट्रीज टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट एंड रिसोर्सेज। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। जब आप दूसरी कंट्रीज में जाते हो तो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करते हो, दूसरी कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करते हो, चीप लेबर मिलता है, राइट। लीड टू कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ग्लोबल सप्लाई चेन्स की इंटरकनेक्टिविटी बढ़ जाती है, राइट। टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये भी हमने बात कर ली, टेक्नोलॉजी का फायदा मिलता है क्रॉस बॉर्डर। इंटरनेट एंड डिजिटल कम्युनिकेशन रिड्यूसेस द क्रॉस बॉर्डर बिजनेस कॉस्ट। जब इतना ज्यादा अच्छा इंटरनेट हो गया, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, आज की डेट में तो यहां से बैठे बैठे किसी भी कंट्री में आप डायरेक्ट डील कर सकते हो, लाइव, वो भी बिना किसी दिक्कत के। इंटरनेट ही तो चाहिए, है ना। एम्पावर द एसएमईज टू कंपीट ग्लोबली विद द ई कॉमर्स, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात हो रही है, वो भी डील कर सकते हैं, वो भी अपनी ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना सकती है ई कॉमर्स करके। सुना है ना, ई कॉमर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली जो ट्रेड करते हैं उसको वहां जाके करने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट की यूज से वो यहां से वहां सर्विसेज या गुड्स बेच सकती है और वहां से यहां भी बेच सकती है ना। फोस्टर अ नॉलेज ड्रिवन ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एक नॉलेज ड्रिवन ग्लोबल इकोनॉमी बन जाती है, यानी कि अब अच्छा खासा लेन देन होगा, आदान प्रदान होगा, किसका? नॉलेज का। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन एंड कैपिटल फ्लोज, भैया पैसा भी मेन चीज है ना, पैसे का बेनिफिट भी मिलता है। कैसे? ईज द क्रॉस बॉर्डर कैपिटल मूवमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फंड रेजिंग। अगर हमने अलाउ कर दिया है, क्वेश्चन क्या है कि हमने बैरियर हटा दिए सारे, लिबरलाइजेशन कर दिया है, ग्लोबलाइजेशन कर दिया है, यानी अलाउ कर दिया है बाहर से पैसे को आने के लिए, तो क्या होगा? आसान हो जाएगा कैपिटल का मूवमेंट। पहले रुकावट थी तो मुश्किल था। इंक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड ग्लोबल फाइनेंशियल कनेक्टिविटी। फिर रिस्क क्या है बेटा? क्रिएट द वल्नरेबिलिटी टू द रैपिड कंटेजियंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। अब कुछ दिक्कतें भी है, क्योंकि
जब फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा अगर एक जगह, तो उसका इफेक्ट सब जगह जाएगा, जो भी देखने को मिल भी रहा है। अगर इतनी ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी है तो ये इंटरनेशनल ट्रेड का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि अगर हम एक जगह पे बिजनेस कर रहे हैं और सारी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्री के साथ भी हमारा ट्रेड चल रहा है, तो कहीं पर अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसका इफेक्ट सब जगह जाएगा। कंटेजियस होती हैं चीजें, है ना। चैलेंजेस एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, लो जी, क्या कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी है ग्लोबल बिजनेस डील करने में? वो तो हमने क्या पढ़ा इससे पहले कि क्या क्या हमारे को फायदे थे लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन करने से, पर क्या कोई दिक्कतें भी हैं? क्या दिक्कत है? देखो, इंक्रीज इनइक्वालिटी, ध्यान से बुक के ही पॉइंट से बेटा, ये फिर से बता रहा हूं, ये आपके आंसर ग्लोबल क्वेश्चन ये बनेगा, ये आंसर से समझ के अच्छे से आंसर लिख सकते हो बेटा। द एडवांटेजेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन आर नॉट शेयर्ड इवनली, सीधा सा मतलब है इसको, आप ग्लोबलाइजेशन छोटी क्लास में के बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के अपने फायदे और नुकसान भी है कि उसका बेनिफिट सिर्फ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ले जाती है। एक कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है कि सारी जो चांसेस है, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा मिलती है, डेवलपिंग कंट्रीज को कम मिलती है, राइट। तो देखते हैं, एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन नॉट शेयर्ड इवनली, व्हाइल सम कंट्रीज हैव सीन रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, अदर्स हैव स्ट्रगल्ड within the countries. There is a often to rise income disparity between the skilled workers who succeeded in the global economy and those industries displaced by the foreign competition. अगर ग्लोबल इकोनॉमी सक्सीड कर भी रही है तो फॉरेन कंपटीशन आकर उनको खा जाता है, खत्म कर देता है। जॉब डिस्प्लेसमेंट होता है, द शिफ्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर जॉब्स टू कंट्रीज विद लोअर लेबर कॉस्ट। क्या बोला? अगर शिफ्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग का या दूसरी जॉब्स का टू द कंट्रीज विद लोअर लेबर कॉस्ट, जहां पर लोअर लेबर कॉस्ट कम है, has caused the job losses in the developed nations. This has contributed to the economic and social unrest, यानी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समझ मेरी बात कि भैया डेवलप कंट्रीज है लेकिन वहां पर लोग उस काम को नहीं खोल रहे, कहां खोल रहे हैं? जहां पर जाके उनको लेबर कॉस्ट कम पड़ रही है। तो हुआ क्या? जॉब का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? अब बाहर से जो कंपनीज यहां पर आके ओपन हो रही है चीप लेबर के चक्कर में, अगर वो वही कंपनी अपनी कंट्री में खोलते तो वहां पर जॉब मिलती लोगों को, तो वहां पर जॉब का लॉस हो रहा है, समझ रहे हो। तो कम लेबर कॉस्ट के चक्कर में लोग ग्लोबली दूसरी कंट्रीज में जाके बिजनेस ओपन कर रहे हैं, जिससे उनकी खुद की कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का, जॉब का लॉस हो रहा है, ठीक है ना। एनवायरमेंटल कंसर्न भी है, द ग्रोथ ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन एंड इंक्रीज प्रोडक्शन कैन लीड टू लार्जर एनवायरमेंट फुटप्रिंट्स। अब हर जगह कुछ कंट्रीज में तो चलो गाइडलाइंस हैं कि अलाउ नहीं करते, पर बहुत सारी कंट्रीज में एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इतने स्ट्रांग नहीं है, और ज्यादातर कंट्रीज जो है दूसरी कंट्री में आके बिजनेस करती है इसलिए क्योंकि उनकी कंट्री के एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स अलाउ नहीं कर रहे, पर दूसरी कंट्री के कर देते हैं, है ना। including higher carbon emission from transportation and potential exploitation of natural resources in developing countries with less strict environmental laws. Environmental laws की strictness कम होती है, बताया ना। तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन होता है, मतलब the global spread of few dominant cultures and brands often western can result in the loss of unique local cultures and traditions. जैसे इंडिया में भी अगर आप नोटिस करेंगे तो बाहर का कल्चर बहुत ज्यादा आने लग गया है। अगर एक ग्लोबलाइजेशन ना हुआ होता, इंटीग्रेट ना हुई होती इकोनॉमीज, तो शायद नहीं हुआ होता। तो उसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं कि दूसरे कल्चर, वेस्टर्न कल्चर्स इतने ज्यादा कंट्री में आ जाते हैं कि खुद के जो हमारे कल्चर्स हैं उनको भूल जाते हैं, है ना। चलो, नाउ ऑर्गेनाइजेशंस ड्राइविंग ग्लोबल बिजनेसेस। अब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है जो ग्लोबल बिजनेस चलाती है बेटा? सारी इंपॉर्टेंट कवर कर दी गई है, जल्दी से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नाम तो सुना ही होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी मेंबर कंट्रीज, इंडिया इज आल्सो मेंबर, तो जहां पर सारी मेंबर कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ सही ट्रेड करती है, फेयर ट्रेड करती है, कोई डिस्प्यूट सेटल होता है तो उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म है डब्ल्यूटीओ के अंदर, और एग्रीमेंट होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जो टैरिफ का रेट एक कंट्री के साथ डिसाइड हुआ है वो प्रॉपर सारी कंट्रीज के साथ चलेगा। तो डब्ल्यूटीओ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, देखेंगे कैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशिंग एंड एनफोर्सिंग रूल्स ऑफ ट्रेड, कोई भी दिक्कत आएगी ट्रेड में तो उसके लिए रूल सेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन इज डब्ल्यूटीओ, जो नजर रखती है, पूरा सुपरवाइज करती है। एंश्योर द ट्रेड फ्लो स्मूथली, प्रिडिक्टेबली एंड फ्रीली, सही तरीके से ट्रेड मूव करता रहे। फाउंडेड इन 1995, सक्सीडिंग गैट हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा, 1995 में हुई थी बेटा। ईयर भी अगर डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड आता है तो ईयर भी मेंशन कर सकते हो। इससे पहले गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, वो सारी कमियां किसने दूर करी? डब्ल्यूटीओ ने। 164 मेंबर कंट्रीज है, कवरिंग 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है जी। फॉर्मेशन एंड पर्पस देखेंगे एक बार क्या है। क्रिएटेड फ्रॉम द यूरुग्वे राउंड, जगह का नाम है उरुग्वे राउंड कहते हैं, कोई बच्चा यूरुग्वे कहता है, प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती, कुछ भी बोलो। नेगोशिएशंस टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर एंड परमानेंट बॉडी, कि भैया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो ट्रेड के लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉडी हो, परमानेंट बॉडी हो, ट्रेड को, वर्ल्ड ट्रेड को सही से कंट्रोल कर सके, ठीक है ना। एक्सपेंडेड स्कोप बियॉन्ड गुड्स, भैया गैट के अंदर सबसे बड़ी कमी यह थी कि सिर्फ गुड्स की बात करता था। गैट में सिर्फ गुड्स थे, सर्विसेज थी ही नहीं। डब्ल्यूटीओ जो आया उसने सर्विसेज को भी कवर किया, सर्विसेज का ट्रेड, ठीक है ना।
टू इंक्लूड द सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी। तो डब्ल्यूटीओ में गुड्स प्लस सर्विसेज प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझते हो, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे क्या होते हैं बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है। इनका ट्रेड भी पहले गैट में इंक्लूडेड नहीं था, डब्ल्यूटीओ में इंक्लूड हुआ, ठीक है ना। तो यही सब कमियां थी जिसकी वजह से डब्ल्यूटीओ को लाना पड़ा था। नाउ की रोल्स क्या है, गार्जियन ऑफ ट्रेड, अभी बताया ना, ट्रेड को संभालता है भैया, ट्रेड सही तरीके से होना चाहिए। प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट अ सडन पॉलिसी डिस्ट्रप्शन। फोरम है नेगोशिएशन का, प्लेटफॉर्म फॉर मेंबर्स टू डिस्कस टैरिफ बैरियर्स एंड स्टैंडर्ड्स। एक फोरम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कोई भी परेशानी होगी तो लोग वहां पर जाकर डिस्कस कर सकते हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी, इसके अंदर रिजॉल्व द ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट फेयरली टू प्रिवेंट द ट्रेड वॉर्स। सही तरीके से ट्रेड को मैनेज करता है, कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको सेटल करता है। और कोर फंक्शन क्या है, एडमिनिस्ट्रिंग एग्रीमेंट, मैनेजर्स की पैक्ट लाइक गैट जो हमने पढ़ा था, और ट्रिप्स जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैंने बता दिया आपको। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म है इसके अंदर एक टीपीआरएम, कि कोई भी ट्रेड होगा उसको प्रॉपर रिव्यू करके ट्रांसपेरेंट तरीके से करा जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग है, प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एड टू डेवलपिंग कंट्रीज। कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज को जो हेल्प चाहिए होगी अच्छा ट्रेड करने के लिए, वो भी डब्ल्यूटीओ प्रोवाइड करता है। ग्लोबल कोऑपरेशन है, वर्क्स विद आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पर जो कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ इनका कोऑपरेशन अच्छे तरीके से, कि ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, हार्मनी बनी रहे देशों के बीच में, ठीक है ना। चलो, WTO contributed to business, trade and commerce। क्वेश्चन दिख गया कि नहीं, दिख गया क्वेश्चन की नहीं, कि WTO का क्या कंट्रीब्यूशन है, सीधा क्वेश्चन। एक तो WTO के बारे में, या फिर WTO का क्या क्वेश्चन की क्या कंट्रीब्यूशन उसका बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स में, WTO ने क्या कंट्रीब्यूट करा है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो फ्री ट्रेड प्रमोट करा। फ्री ट्रेड का मतलब ये नहीं कि आप फ्री में सामान बेच रहे हो, फ्री ट्रेड मतलब टैरिफ, टैक्स की बात हो रही है। टैक्स को कम से कम कर दिया गया, और बहुत सारी जगहों पर तो उसको फ्री ही कर दिया गया, माफ ही कर दिया गया, सॉर्ट ऑफ, है ना। ड्रास्टिकली रिड्यूसेस द ग्लोबल टैरिफ फ्रॉम 40% था 1947 से, कम से लेस देन 5% कर दिया बहुत सारे सेक्टर्स में, तो फ्री मानो। स्पर्ड रिमार्केबल ग्रोथ इन द इंटरनेशनल ट्रेड, के अंदर बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट है इसकी। नाउ प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी की बात करें अगर, बाइंडिंग ट्रेड रूल्स एंड स्ट्रक्चरल डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोवाइड कॉन्फिडेंस फॉर लॉन्ग टर्म ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स। बाइंडिंग ट्रेड रूल्स है, स्ट्रक्चर्ड का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। भाई लोगों को पता है ना, जैसे हमारा कोर्ट पे भरोसा है कि कुछ भी होगा तो कोर्ट फैसला सुनाएगा और वो सबको मानना पड़ेगा। सिमिलरली WTO इज द कोर्ट ऑफ द ट्रेड, कि अगर कुछ भी होगा तो WTO सेटल करेगा, लोगों का ट्रस्ट है उसके ऊपर, राइट। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज फेयर एंड फेयर कंपटीशन एंश्योर्स द लेवल प्लेइंग फील्ड, बराबर की टक्कर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है ना। अलाउज द स्मॉलर इकोनॉमीज टू चैलेंज अनफेयर प्रैक्टिसेस बाय लार्जर पावर्स। अगर कोई स्मॉलर इकोनॉमीज और लगता है उनके साथ कुछ अनफेयर हो रहा है, उनको डोमिनेट करा जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो आके लड़ सकती है, WTO पूरी हेल्प करेगा उनकी, ठीक है ना। एनकरेजमेंट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, WTO ही एक ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन जिसने क्या करा है, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करा है, एनकरेज करा है। इंटीग्रेटिंग वर्ल्ड मार्केट, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर MNCs एंड एक्सपोर्टर्स। एग्जांपल देखो, गेट्स ओपन द ग्लोबल मार्केट, बूस्टिंग इंडियाज IT एंड सर्विस एक्सपोर्ट। सपोर्ट फॉर डेवलपिंग नेशंस, डेवलपिंग नेशन को भी सपोर्ट किया। ये तो हम शुरू से बात कर ही रहे हैं कि डेवलपिंग नेशंस को अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो वो WTO में डायरेक्ट उससे रिलेटेड लड़ सकते हैं जाके, है ना, कोर्ट एक तरीके से। प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन लाइक लॉन्गर इंप्लीमेंटेशन पीरियड, एग्जम्पशंस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो डेवलपिंग कंट्रीज को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो कौन देने के लिए बैठा है, WTO। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, एंश्योर्स ग्लोबल प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स। विद इन कंट्री में तो आपने सुना ही है कि आपकी बनाई हुई चीज, आपका जिसपे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, वो कोई और यूज नहीं कर सकता। सेम इंटरनेशनल लेवल पे WTO इंश्योर करता है कि आपके ये सारे राइट जो है प्रोटेक्टेड रहे, कोई और यूज ना कर पाए, है ना। एनकरेज द इनोवेशन, FDI एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स। बोले तो न्यू इनोवेशन है, अगर कोई डेवलपिंग कंट्री कर रही है या बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट्स आ रही है किसी कंट्री में, या टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके अंदर WTO का पूरा पूरा सपोर्ट रहता है ऑलवेज। बूस्ट टू कंज्यूमर वेलफेयर, इंक्रीज कंपटीशन लीडिंग टू ब्रॉडर चॉइसेस, लोअर प्राइसेस एंड इंप्रूव्ड प्रोडक्ट क्वालिटी। कंपटीशन को इंक्रीज करता है, ब्रॉडर चॉइसेस देता है और प्राइसेस कम करता है, जिससे कि असल में प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब क्वालिटी के साथ साथ प्राइसेस भी कम, दोनों चीजें। नहीं तो हम क्या समझते हैं, प्राइस क्वालिटी तभी ज्यादा होगी जब प्राइस ज्यादा होगा, पर नहीं। तो ये इंश्योर करता है कि लिमिटेड के अंदर, लिमिटेड प्राइस के अंदर बेस्ट क्वालिटी, तो कंज्यूमर्स का भी फायदा, राइट। चलो, नाउ न्यू यूनस्टेड, वो तो था WTO, ये क्या है, यूनस्टेड, चैंपियन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इन द ग्लोबल ट्रेड। लो जी, ग्लोबल ट्रेड में एक चैंपियन है यूनस्टेड, अलग से क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर पूरा पूरा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन आपको घुमा के नहीं दिया जाएगा, साफ साफ बोल रहा हूं, क्वेश्चन घुमा के नहीं देंगे आपको, वो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट होगा, आपको टॉपिक पता होना चाहिए और ये रे टॉपिक आपके सामने, ठीक है बेटा।
पहली बार थ्योरी का पेपर होने जा रहा है, उन्होंने अपने कुछ सजेस्टेड पेपर्स डाले हुए हैं और वहीं से देख के पता लग रहा है कि क्वेश्चन में आपको घुमाया नहीं जाएगा। अब इसमें ये नहीं पूछेंगे कि कौन सी वो है, पहले वो बताओ फिर उसके बारे में, डायरेक्ट आपसे यूस्टेड के बारे में पूछेंगे। सबसे पहले है क्या, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये लो जी फुल फॉर्म आ गई, ठीक है ना। तो मैं फिर से बता रहा हूं, अभी तक जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, डब्ल्यूटीओ क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे बेटा, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, याद करके लर्न करके लिख के आओ, ठीक है ना, भर के। स्टैब्लिश कब हुआ, 1964 में, टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस, स्पेसिफिकली डेवलपिंग नेशंस को हेल्प करने के लिए, है ना। गोल क्या था, हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज इंटीग्रेट फेयरली इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी, ताकि ग्लोबल इकोनॉमी में, डब्ल्यूटीओ ने भी सपोर्ट किया था पर ये अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, कि डेवलपिंग कंट्रीज को कोई दिक्कत ना आए ग्लोबली इकोनॉमी में, यानी ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेड व्रेड के लिए इजीली एंटर कर सके, ठीक है ना। फॉर्मेशन क्या है, क्रिएटेड एज अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ टू काउंटर बैलेंस इंस्टीट्यूशन फेवरिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, ठीक है जी। प्रोवाइड अ परमानेंट फोरम टू डिस्कस द स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक इंबैलेंसेस, कोई भी स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक इंबैलेंसेस आते हैं वो इसके अंदर डिस्कस करे जाएंगे और उसको सॉल्व करे जाएंगे, ठीक है। चलो, 3 कोर पिलर्स क्या है इसके अंदर, रिसर्च एंड पॉलिसी एनालिसिस, एक्ट एज अ ग्लोबल थिंक टैंक, पब्लिशेस द इन्फ्लुएंशियल एनुअल वर्क इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ऑन एफडीआई ट्रेंड्स। भैया मेन क्या इसका, रिसर्च का काम है, ग्लोबल थिंक टैंक, जैसे नीति आयोग के लिए पढ़ा था ना थिंक टैंक, तो ये ग्लोबली थिंक टैंक का काम करता है, पब्लिश करता है एनुअल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की, कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट चल रही है, एफडीआई का क्या ट्रेंड चल रहा है, कहां पर कितनी एफडीआई है, कितनी कम हो गई है, कितनी बढ़ गई है ना। कंसेंसस बिल्डिंग बोले तो फोरम फॉर गवर्नमेंट टू कोऑर्डिनेट पोजीशन एंड इंश्योर डेवलपिंग कंट्रीज वॉइसेस आर हर्ड इन द ग्लोबल पॉलिसी, एक कंसेंसस बिल्डिंग देता है, यानी लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि उनको भी सुना जाएगा, कि उनके साथ कोई दिक्कत होगी अगर डेवलपिंग कंट्रीज की, तो उनको भी सुना जाएगा ग्लोबल पॉलिसीज में, उनको भी हेल्प मिलेगी। टेक्निकल कोऑपरेशन देता है, प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, जैसे कि ये जो लिखा आपको ग्लोबल कस्टम सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग एंड नेगोशिएशन, ठीक है जी, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर, डायरेक्ट चीजें प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि उनको दिक्कत ना हो। कंट्रीब्यूशन टू बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या है, प्रमोटिंग फेयर ट्रेड, एडवोकेट्स फॉर स्पेशल फ्लेक्सिबल ट्रीटमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, हर जगह एक ही बात आ रही है जो हमने डब्ल्यूटीओ में पढ़ी है, बट हर चीज किसके लिए, स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्री के लिए। डब्ल्यूटीओ में तो सबके लिए है, डेवलपिंग कंट्री को भी वो बेनिफिट देते हैं प्लस ओवरऑल मैनेज करते हैं, पर ये जो बनी ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए, स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्री के लिए, है ना। फेयर ट्रेड हो भैया डेवलपिंग कंट्री के लिए, ट्रेड फैसिलिटेशन हो, यानी मॉडर्नाइजेस कस्टम टू रिड्यूस द क्रॉस बॉर्डर टाइम एंड कॉस्ट फॉर द बिजनेसेस, जो क्रॉस बॉर्डर होने की वजह से टाइम और कॉस्ट लगती है उसको मिनिमाइज करा गया। एनकरेजिंग दी सस्टेनेबिलिटी इन्वेस्टमेंट, की इन्वेस्टमेंट इस तरह की हो कि लंबे समय तक चले, ज्यादा समय तक कंट्री को उसका बेनिफिट मिले। एडवाइसेस ऑन पॉलिसीज टू अट्रैक्ट द एफडीआई दैट सपोर्ट द जॉब क्रिएशन एंड डेवलपमेंट, इस तरह की इन्वेस्टमेंट आए बाहर से कि जॉब क्रिएशन हो और डेवलपमेंट हो, समझ गए, प्रॉपर अच्छी एफडीआई आई से। सपोर्टिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, हेल्प द स्मॉल बिजनेसेस इन डेवलपिंग कंट्रीज टू कनेक्ट टू ग्लोबल वैल्यू चेन्स। डब्ल्यूटीओ भी ये काम कर रहा था, बट ये स्पेसिफिकली अलग से डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है जी। चलो, नाउ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर, इस पे मैं स्टार बना देता हूं, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लग रहा है पूछा जा सकता है और ज्यादातर बच्चे इसको छोड़ के जाएंगे, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एग्रीमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, देख लेते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, ठीक है जी। ये भी एक तरह का इनिशिएटिव है जो कि टेक्निकल और इकोनॉमिक सेक्टर्स में बूम लाने के लिए, बूस्ट लाने के लिए बना था। क्या, व्हाट इज दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, टेक्निकली और इकोनॉमिकली ग्रोथ हो इसलिए बना था ये। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लिंकिंग साउथ ईस्ट, साउथ एशिया एंड ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया, मेंबर्स कौन है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, गिने चुने मेंबर्स हैं इसमें। स्टैब्लिश कब हुआ, 1997 में, बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर, वहां पर एक एग्रीमेंट हुआ उसके अंदर। फॉर्मेशन एंड एक्चुअली क्रिएटेड एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ अमंग बे ऑफ बंगाल नेशंस, सर्व्स एज अ क्रूशियल ब्रिज बिटवीन सार्क एंड एशियन, जो ये दोनों ग्रुप कंट्रीज है, ग्रुप कंट्रीज के वो है ना, उसके उनके बीच में एक ब्रिज बना बेटा ये, यानी हेल्प करा इनके बीच में किस चीज का ग्रोथ लाने के लिए, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल, ठीक है। चलो, की रोल्स क्या आते हैं इसके, सेक्टर ड्रिवन अप्रोच है, एक पर्टिकुलर सेक्टर के हिसाब से ग्रोथ करना। ईच मेंबर लीड्स कोऑपरेशन इन अ स्पेसिफिक एरियाज, है ना, हर एक मेंबर जो है वो क्या कोऑपरेट करता है स्पेसिफिक एरिया में ग्रोथ के लिए। एनहांसिंग दी कनेक्टिविटी, फोकस ऑन रोड, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कनेक्टिविटी ताकि ज्यादा स्मूथ कनेक्टिविटी हो जाए, रोड, रेल, एयर एंड सी लिंक्स, एग्जांपल बिमस्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, ठीक है, ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर ऐसा हुआ है। प्रमोटिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन, इंप्लीमेंट जॉइंट प्रोजेक्ट्स इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी, इनके अंदर भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। डायलॉग्स प्लेटफॉर्म, यानी कि फोरम फॉर लीडर्स टू डिस्कस पॉलिसीज एंड कॉमन कंसर्न्स। डायलॉग प्लेटफॉर्म का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर डिस्कस करा जा सके पॉलिसीज
और कॉमन कंसर्न्स को रिगार्डिंग द ट्रेड, रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स एंड मेक द कनेक्टिविटी इजियर। ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन टू बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, इसका भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसमें भी था। फ्रेमवर्क साइड इन 2004, ऑनगोइंग नेगोशिएशन टू लोअर द टैरिफ एंड बूस्ट द इंट्रा रीजनल ट्रेड। इंट्रा रीजनल मतलब विद इन द रीजन के अंदर ट्रेड के लेके अभी भी क्या है, बातचीत चल रही है। ट्रेड फैसिलिटेशन, स्ट्रीमलाइनिंग कस्टम्स एंड रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेसी फॉर इजियर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। कस्टम और मतलब ब्यूरोक्रेसी समझते हो, जब देयर आर डिफरेंट लेवल्स, कि बहुत ज्यादा अगर लेवल्स बन जाएंगे तो फिर डिले होगा काम में, तो ब्यूरोक्रेसी की वजह से क्या देखने को मिलता है, डिले। तो उसको रिड्यूस करा जाए और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को इजी करा जाए, ये मेन कंट्रीब्यूशन था इसका। बूस्टिंग द इन्वेस्टमेंट, कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बिजनेसेस ग्रो करेंगे, ओवरऑल ग्रोथ होगी। प्रमोट द इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन वाया प्लेटफॉर्म लाइक बिम्स्टेक बिजनेस कॉन्क्लेव। अपने अपने जो भी इनके कंट्रीब्यूशन उनके नाम आ रहे बीच में, मेंशन कर दोगे आंसर में तो मजा आ जाएगा। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स थे बहुत सारे, पीछे भी पढ़ा हमने। इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव जैसे इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, है ना, टू लोअर द ट्रेड कॉस्ट एंड एनहांस द सप्लाई चेन। भैया ये लोग तीनों के बीच में एक ट्राइलेटरल हाईवे बनाया गया ताकि ट्रेड इजिली हो सके। तो मेन कंसर्न समझ आया बिम्स्टेक का क्या था, है ना। यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करते हैं। अब है क्या, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन ऑफ 27 मेंबर स्टेट्स के अंदर, प्राइमरली यूरोप है और 27 है टोटल। ऑपरेट्स एज अ सिंगल मार्केट विद अ कॉमन करेंसी यूरो है फॉर 20 मेंबर्स, फंक्शनिंग थ्रू सुपर नेशनल इंस्टीट्यूशन विद इन बाइंडिंग लॉज। ठीक है ना, सुपर नेशनल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, बाइंडिंग लॉज है, यानी ऐसे लॉज है जो उनको मानने ही पड़ेंगे। अगर उस ग्रुप कंपनी का पार्ट है तो सारे के सारे लॉज कानून मानने ही पड़ेंगे। समझ रहे बेटा, अलग से यूरोपियन यूनियन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूरोपियन यूनियन, यही क्वेश्चन है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है ना। फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन, ओरिजिनेटेड फ्रॉम 1951 यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी टू एंश्योर द पीस। कहां से ओरिजिनेट हुआ है, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ESSC, टू एंश्योर दी पीस। भैया पीस बना रहे, शांति, सबको चाहिए क्या, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो और शांति से ट्रेड होता रहे। मॉडर्न EU फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड बाय maastricht ट्रीटी, ट्रीटी का मतलब होता है एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हुआ था 1993 में, वहां पर सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ ये। Evolved from trade bloc EEC into the political union and common policies, common policies में इसको यहां पर इवॉल्व करा गया ट्रेड ब्लॉक EEC में। ठीक है, चलो इसके क्या फंक्शन, लेजिस्लेशन है, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन है और एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले लेजिस्लेशन, क्रिएट्स अ बाइंडिंग लॉज अक्रॉस द मेंबर स्टेट्स, हमने पढ़ लिया, जितने भी स्टेट्स हैं उनके बीच में बाइंडिंग लॉज होता है रिलेटेड टू एनवायरमेंट, ट्रेड एंड सेफ्टी। भैया एनवायरमेंट बचा के रखना है एक दूसरे का, ट्रेड अच्छा करना है, सही ट्रेड करना है और सेफ्टी। ठीक है ना। इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन की बात करें, यूरो करेंसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज्ड बाय यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ECB बैंक है इसका प्रॉपर। एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन, नेगोशिएट्स ग्लोब ट्रेड एग्रीमेंट्स एज अ सिंगल एंटिटी, मेजर इन्फ्लुएंस, मतलब एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन, नेगोशिएशन करा ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स एज अ सिंगल एंटिटी, मतलब ग्रुप कंपनीज थी इसके अंदर, पर इन्होंने एज अ सिंगल एंटिटी नेगोशिएट करा ग्लोबल ट्रेड पे, कि हमारे पास जो भी ग्रुप कंट्रीज है वो सारे एक ही एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे, एक ही चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है ना, मेजर इन्फ्लुएंस था इसका। कंट्रीब्यूशन क्या है इसका, द सिंगल मार्केट, मैंने आपको बताया, गारंटीज द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड पीपल, फ्री मूवमेंट आपस में, है ना, एक दूसरी कंट्री में। रिड्यूसेस द ट्रेड कॉस्ट, एलिमिनेटेड इंटरनल टैरिफ, जब ग्रुप कंट्रीज बन गई है वो, तो आपस में उन्होंने एग्रीमेंट इस तरीके से कर लिया कि हम एक दूसरे के साथ गुड्स का लेन देन और प्लस फैक्टर्स का मूवमेंट तक फ्री कर देंगे, कि कोई भी फैक्टर इजीली एक दूसरे के ग्रुप कंट्रीज के अंदर मूव कर सकता है विदाउट एनी कॉस्ट, कॉस्ट रिड्यूस कर दी। ग्लोबल ट्रेड पावर हाउस बना गया, एक वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल मार्केट एक्सटेंसिव नेटवर्क फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बताया ना मैंने आपको भी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की एक लार्जेस्ट सिंगल मार्केट बन गई। स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, कॉमन प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज, अलाउ ब्लॉक वाइज सेल्स, सिंप्लीफाइंग सपोर्ट सप्लाई चेन्स, तो एक स्टैंडर्ड तरीका बना दिया जिससे क्या हो रहा है, ब्लॉक वाइज सेल्स हो रही है, सही तरीके से मैनेज करने, मैनेजेबल है, और प्लस सप्लाई चेन्स को भी क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। समझो ना, विद इन कंट्री के अंदर ही चीजें मूव कर रही हैं, तो इजीली मूव कर रही है, कोई बैरियर्स ही नहीं है, कोई ट्रेड ही नहीं है, तो सप्लाई चेन आसान हो गई, है ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, भैया IMF का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, क्या काम है इसका, लोन्स, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना उन कंट्रीज को जिनको जरूरत है वर्ल्ड वाइड। तो देखते हैं, सबसे पहले की इंस्टीट्यूशन ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इन 190 मेंबर कंट्रीज। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन IMF का अलग से शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, जब दिया हुआ आपका टॉपिक मॉड्यूल में तो पूछ सकते हैं, है ना। तो IMF हमने क्या पढ़ा सबसे पहले, 190 मेंबर कंट्रीज का की इंस्टीट्यूशन है, एक्ट एज अ फाइनेंशियल वॉचडॉग एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट फॉर द नेशन। लो जी, पूरी कंट्रीज यहां से लोन लेती है, जब पूरी कंट्रीज की डूबने की हालत आ जाती है तो वो किसको अप्रोच करती है, IMF को, ठीक है ना, फाइनेंशियल वॉचडॉग। मिशन क्या है,
एंश्योर द मॉनिटर स्टेबिलिटी एंड प्रमोट द इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन बना रहे और फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी फाइनेंशियल ब्रेकेज भी ना हो। 3 कोर पिलर्स कौन से? सर्वेलेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस और कैपेसिटी डेवलपमेंट। सबसे पहले सर्वेलेंस करना यानी नजर रखना कि किस कंट्री में मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। तो मॉनिटर्स द ग्लोबल नेशन एंड इकोनॉमीज बाय आर्टिकल 4, कंसल्टेशंस, आइडेंटिफाई रिस्क एंड रिकमेंड दी पॉलिसीज। सर्वेलेंस करना, नजर रखना और पॉलिसीज वगैरह रिकमेंड करते रहना। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, लोन देना, प्रोवाइडेड टेम्परेरी लोन टू द कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इंडिया ने भी लिया था किसी टाइम पे, जब एलपीजी पॉलिसीज आई थी 1991 में, इन्हीं को तो अप्रोच किया था, है ना। तो जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं लोग इन्हीं को अप्रोच करते हैं, आईएमएफ को। कैपेसिटी डेवलपमेंट यानी ऑफर्स दी टेक्निकल ट्रेनिंग टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, टैक्स, सेंट्रल बैंक एंड लीगल सिस्टम। इनसे रिलेटेड ये लोग ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं किसी कंट्री को अगर रिक्वायर्ड है तो। यानी कि कैपेसिटी डेवलप करते हैं, पावर इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं ताकि बना रहे दे उसका, है ना, उसके अंदर ज्यादा दिक्कतें ना आए उस कंट्री के अंदर या उस नेशन के अंदर। ठीक है बेटा, चलो। कंट्रीब्यूशन बिजनेस ट्रेड में क्या है? एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी रहती है, रिमूविंग पेमेंट बैरियर्स और फाइनेंसिंग फायर फाइटर, मतलब लोन तो देते ही हैं, एनकरेजिंग दी साउंड पॉलिसीज। बुक के ही पॉइंट्स है बेटा। सबसे पहले एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी, भाई अगर वो हेल्प करते रहेंगे तो ज्यादा डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन होगा ही नहीं, स्टेबल रहेगा, है ना। डिस्करेज दी कंपिटिटिव डिवैल्यूएशन, गिविंग बिजनेस सर्टेन फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। लोग क्या करते हैं, कंट्रीज क्या करती है, ट्रेड में एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी है, फ्लक्चुएट करना पड़ता है, तो उन फ्लक्चुएशन से बचाया जाता है। फिर रिमूविंग पेमेंट बैरियर्स, वर्क्स टू एलिमिनेट द फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शंस, एनेबलिंग स्मूदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन स्मूथ तरीके से चलती रहे। फिर फाइनेंशियल फायर फाइटर है, प्रिवेंट द इकोनॉमिक कंटेजियन बाय स्टेबलाइजिंग द कंट्रीज इन क्राइसिस। एग्जांपल 1997 एशियन क्राइसिस, ये क्राइसिस से बचाया, जैसे इंडिया को भी बचाया था क्राइसिस से। एनकरेजिंग साउंड पॉलिसीज, लोन कंडीशन प्रमोट, मार्केट ड्रिवन रिफॉर्म, फिस्कल डिसिप्लिन, ट्रेड लिबरलाइजेशन, क्रिएटिंग अ स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर द बिजनेस। कि भैया बिजनेसेस में अगर फाइनेंशियल हेल्प दे दी जाए टाइम से तो क्या होता है, उनको ट्रेड में लिबरलाइज कर देते हैं, जिससे कि एक स्टेबल एनवायरनमेंट बन जाता है बिजनेसेस में। ठीक है ना। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लो जी अलग से क्वेश्चन आ सकता है भाई इसका भी। ये जो नाम लिखे बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन में दिखेंगे, इससे पहले तो व्हाट इज और व्हाट आर द फीचर और ये सब लिखा होता है, मेन बात तो यही है, समझिए मेरी बात, यही क्वेश्चन है बेटा, ये आंसर है सामने आपके। व्हाट इज आईसीसी? ग्लोबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग ओवर 45 मिलियन कंपनीज इन 170 प्लस कंट्रीज। 170 से भी ज्यादा कंट्रीज में 45 मिलियन कंपनीज, है ना, ग्लोबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उन सबकी। Founded in 1919 as a merchants of peace to promote the economic integration and prevent the conflict. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करा गया कि एक, जैसे हमने, ये तो बहुत टाइम बाद हमने टेक्नोलॉजी वगैरह एक्सचेंज करी, 1919 की बात हो रही है, तब तो सिर्फ इकोनॉमिक इंटीग्रेट हो जाए, एक दूसरे से हेल्प हो जाए बिजनेस की छोटी मोटी, इसलिए बना था। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर्स इन पेरिस, मेंशन कर देना भाई आंसर में। रूल सेटिंग का काम है इसका, क्रिएट वॉलंटरी रूल्स एंड स्टैंडर्ड दैट फैसिलिटेट द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। रूल और स्टैंडर्ड सेट करना। आपको सर इसके लिए तो WTO है भाई, WTO इज अ ब्रॉडर थिंग, उसके अंदर बहुत कुछ आता है, ये एक छोटा छोटे पार्ट है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है इसके अंदर भी, मैनेजर्स कमर्शियल डिस्प्यूट्स थ्रू द आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ आर्बिट्रेशन। डिस्प्यूट सेटल करना, आर्बिट्रेशन समझते हो कि म्यूचुअली दोनों की बात सुनी जाएगी, जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है डिस्प्यूट में, दोनों की बात सुनी जाएगी और एक ऐसा डिसीजन दिया जाएगा आर्बिट्रेशन में जो जिससे दोनों एग्री करें। ठीक है, म्यूचुअल सेटलमेंट। पॉलिसी एडवोकेसी यानी रिप्रेजेंट द बिजनेस इंटरेस्ट एट मेजर फोरम्स, एग्जांपल यूनाइटेड नेशन, WTO और G20। ठीक है जी। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वर्ल्ड्स लीडिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रिजॉल्विंग कमर्शियल डिस्प्यूट्स। कमर्शियल लेवल पर जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको मैनेज करने की ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोवाइड द कॉन्फिडेंशियल एफिशिएंट अल्टरनेटिव टू नेशनल कोर्ट लिटिगेशन। क्या प्रोवाइड करता है? कॉन्फिडेंशियल और एफिशिएंट अल्टरनेट ऑफ द नेशनल कोर्ट्स। ओवरसीज आर्बिट्रेशन प्रोसेस, अपॉइंट द आर्बिट्रेटर्स एंड एंश्योर्स अवार्ड एनफोर्सेबिलिटी। ठीक है। इंपैक्ट क्या है बिजनेस में? रिड्यूसेस द मिसअंडरस्टैंडिंग इन इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स। इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हटाने में हेल्प करता है। प्रोवाइड द लीगल प्रेडिक्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांजैक्शंस हो रही है तो उसके बीच में कोई भी प्रेडिक्टेबिलिटी, कोई भी नुकसान, कोई भी सिक्योरिटी है तो वो बचाता है। गिव्स बिजनेसेस अ कलेक्टिव वॉइस इन शेपिंग ग्लोबल बिजनेस पॉलिसीज। बिजनेस को क्या देता है? कलेक्टिव वॉइस देता है, यानी कि उनको कॉन्फिडेंस देता है ताकि वो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज में पार्ट ले सके। ठीक है ना। Now, Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, अलग से क्वेश्चन बनेगा बेटा, इसलिए मैं स्टार बना रहा हूं। मेरे को इसका लग रहा है कि अगर उन्हें थोड़ा ज्यादा मुश्किल पूछना होगा तो ये या बिमस्टेक जो हमने पढ़ा था वो इनमें से पूछेंगे, नहीं तो बाकी तो बहुत डायरेक्ट सिंपल से है ना। What is OECD? Intergovernmental organization in 38 member countries, mostly high income economies। जो इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 38 मेंबर कंट्रीज है, मोस्टली कौन सी है? हाई इनकम इकोनॉमीज है इसके अंदर। सक्सेसर टू द OEEC, पहले था
स्टैब्लिश इन 1961 विद द ब्रॉडर ग्लोबल मिशन। पहले वाले में इतना नहीं था भाई, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है नई नई चीजें इवॉल्व होती हैं, तो नई नई प्रॉब्लम्स पता लगती है, फिर नए नए सॉल्यूशंस निकलते हैं, है ना। फंक्शंस एज अ थिंक टैंक एंड मॉनिटरिंग बॉडी, नो एनफोर्समेंट पावर। सीधा सीधा थिंक टैंक का काम है इसका, यानी कि बताना, सोचना और बताना, ठीक है ना। की रोल्स क्या है, पॉलिसी एनालिसिस एंड डेटा, प्रीमियर सोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेटा, पब्लिशेस रिपोर्ट्स लाइक ओईसीडी इकोनॉमिक आउटलुक। स्टैंडर्ड सेट करना, डेवलप द इन्फ्लुएंस नॉन बाइंडिंग स्टैंडर्ड, G20 और ओईसीडी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स, एंटी ब्राइबरी कन्वेंशन इसके एग्जांपल है। यानी कि स्टैंडर्ड सेट कर देना कि इस स्टैंडर्ड के अंदर काम होगा, स्टैंडर्ड्स के अंदर ट्रेड होंगे, ठीक है ना। पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू क्या होता है, इवैल्यूएट द मेंबर कंट्रीज परफॉर्मेंस टू एनकरेज एडाप्टेशन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस। मतलब चेक करना कि कौन सी परफॉर्मेंस रिव्यू कह सकते हो पीयर रिव्यू को आप, सिंपल है ना। चेक करना कि कौन सी कंट्री इस समय किस लेवल पर ट्रेड कर रही है, कहां पे स्टैंड कर रही है, और उसके हिसाब से उसको न्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, और एडाप्टेशन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। फोरम फॉर डायलॉग, यानी कि फिर एक जगह जहां पर लोग डिसीजन ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। फैसिलिटेट डिस्कशन अमंग द गवर्नमेंट्स, एक्सपर्ट्स एंड स्टेक होल्डर्स ऑन द ग्लोबल इश्यूज। तो जब फोरम फॉर डायलॉग वर्ड यूज होता है, यानी कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है जहां पर इससे रिलेटेड, इससे इश्यूज से रिलेटेड डिस्कस करा जा सकता है, पॉलिसीज बनाई जा सकती है, ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन टू बिजनेस ट्रेड में क्या है इसका, प्रमोटिंग ओपन मार्केट, एडवोकेट्स टू फ्री रूल बेस। अब ये सारी बातें आपको बड़े इजीली समझ आ रही होंगी, है ना। ये बातें अब आपके दिमाग में छप रही होंगी कि सबके अंदर किस बारे में बात हो रही है। तो ओपन मार्केट को प्रमोट करता है, ओपन मार्केट मतलब कि फ्री होना चाहिए, फ्रीली ट्रेड करो। फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम, कोई भी इकोनॉमिक क्राइम होता है, लीड ग्लोबल एफर्ट्स अगेंस्ट टैक्स एमिशन, बीईपीसी प्रोजेक्ट एंड ब्राइबरी, एंटी ब्राइबरी कन्वेंशंस बने इसके अंदर। सिंप्लीफाइंग द इंटरनेशनल बिजनेस, यानी लोअर द रेगुलेटरी बैरियर्स, पब्लिशेस द सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्स्टेकल्स। ऐसे इन्होंने अपने सिस्टम बनाया कि कोई भी ऑब्स्टेकल होगा, कुछ भी होगा तो पहले ही आइडेंटिफाई हो जाएगा। सपोर्टिंग एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, प्रोवाइडिंग पॉलिसी रिकमेंडेशंस टू हेल्प द स्मॉल बिजनेसेस इंटीग्रेट इनटू द ग्लोबल वैल्यू चेन। तो इन्होंने भी एसएमईज को सपोर्ट कर रहा, ठीक है ना, एसएमईज को सपोर्ट करा ताकि वो ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बन सके। ऑर्गेनाइजेशन ड्राइविंग द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को ड्राइव कर रही है, चला रही है, कौन से बेटा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आईएफसी और आईडीए, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। व्हाट इज आईएफसी, सबसे पहले इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है क्या, प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप का है, फाउंडेड इन 1956। फोकस क्या था, टू प्रमोट द प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन द इमर्जिंग मार्केट, प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट को एनकरेज करना। की रोल क्या है इसकी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, प्रोवाइड लोन इक्विटी गारंटीज टू द प्राइवेट कंपनीज। भैया प्राइवेट कंपनीज को हेल्प कर रही है तो उनको फाइनेंस ही तो प्रोवाइड करेगी, और कैसे हेल्प करेगी। मोबिलाइजिंग द कैपिटल, अट्रैक्ट द एडिशनल इन्वेस्टर्स, कमर्शियल बैंक्स, इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब और न्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना ताकि उसके अंदर खुद तो पैसा लगाए रही, और इस तरीके से बनाना प्राइवेट कंपनीज को कि वहां पर और पैसा लगाए लोग लाके, और इन्वेस्टर्स भी आए। एडवाइजरी सर्विस देना, अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करना, गवर्नेंस देना, रिस्क मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल या सोशल स्टैंडर्ड्स देना ताकि अच्छे से ग्रो कर सके प्राइवेट सेक्टर, राइट। लो जी, कंट्रीब्यूशन टू बिजनेस ट्रेड, फिर से क्रिएट द जॉब एंड एनकरेज द एंटरप्रेन्योरशिप। जितनी ज्यादा डेवलप करेंगी प्राइवेट एंटरप्राइजेस तो एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो करेगी, वहां पर जॉब्स क्रिएट होंगी, डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी। अनलॉक्स द इकोनॉमिक पोटेंशियल इन हाई रिस्क मार्केट वेयर ट्रेडिशनल फाइनेंशियली इज स्केर्स, है ना। हाई रिस्क मार्केट में उनको उनका पोटेंशियल ऐसा कर देना कि वो हाई रिस्क मार्केट में भी एंटर कर सके और वहां पर भी वो वहां से भी प्रॉफिट निकाल सके। सपोर्ट की सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस, मेन जो की सेक्टर्स थे वो ये वाले थे, ठीक है बेटा। इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक, आईडीए, व्हाट इज आईडीए, वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन एडिंग वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज, फाउंडेड इन 1960। मतलब मेन पर्पस क्या था, देखो कीवर्ड आ गया सामने, पुअरेस्ट कंट्रीज के ऊपर टारगेट था इनका, पुअरेस्ट कंट्रीज को हेल्प करना। प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन, लो जी, क्रेडिट्स एंड ग्रांट्स की फॉर्म में, ग्रांट्स की फॉर्म में, हेल्प की फॉर्म में, फंड्स क्रिटिकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल्स या सोशल सर्विसेज विच इंक्लूड्स हेल्थ केयर, एजुकेशन और गवर्नेंस एंड पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म्स में कंट्रीब्यूट करना, ये इनका मेन की रोल था। कंट्रीब्यूशन क्या है बिजनेस ट्रेड में, इनडायरेक्ट बट फाउंडेशनल, क्रिएट स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट थ्रू पब्लिक इन्वेस्टमेंट। भाई पब्लिक से इन्वेस्टमेंट होने का मतलब, और वो भी इंटरेस्ट फ्री की, चुकाना नहीं है, ग्रो करो पहले फिर देखेंगे, है ना। लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट एंड रिस्क फॉर द बिजनेसेस, ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम है, रिस्क कम है बिजनेस के लिए। बिल्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्कफोर्स एसेंशियल फॉर अट्रैक्टिंग द लोकल फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इस तरीके से बिल्ड करना बिजनेसेस को कि वहां के इन्वेस्टर्स भी पैसा लगाए और बाहर से आके भी लोग पैसा लगाए, ठीक है ना। फिर आता है बेटा एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, ये क्या है, रीजनल डेवलपमेंट बैंक, फाउंडेड इन 1966। किस लिए था, रिड्यूस द पॉवर्टी एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन एशिया पैसिफिक। इनका कंसर्न था पॉवर्टी और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने से, ठीक है ना। कितने थे, 68 मेंबर कंट्रीज है, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। फॉर्मेशन देखते हैं इसका, एस्टैब्लिश अंडर यूएन स्कैप टू एड्रेस एशिया स्पेसिफिक फाइनेंशियल नीड्स,
began with 31 member countries, now include regional and non-regional members. 31 member countries से include हुआ था, रीजनल भी है, लोकल और दूसरी कंट्रीज भी इसका पार्ट बन गई। लार्जेस्ट शेयर होल्डर है जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट, ये सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, ये भी इसका पार्ट है, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक फोकस एरियाज बेटा, एक तो ग्रोथ का, ग्रोथ इंक्लूसिव, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल ग्रोथ, रीजनल इंटीग्रेशन, मतलब ग्रोथ, ये सारी चीजें होंगी तो पॉवर्टी अपना बढ़ जाएगी, है ना। एनवायरमेंटल सस्टेनेबल ग्रोथ की रोल्स एंड फंक्शन क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, लोन एंड ग्रांट्स फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, टेक्निकल असिस्टेंस देना, एक्सपर्टीज एंड ग्रांट्स फॉर प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, भैया टेक्निकल तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड करना। पॉवर्टी यानी कि गरीब देश है जिनके पास स्किल्स नहीं है, टैलेंट नहीं है, पैसा नहीं है, तो वहां पर सारी तरह से हेल्प करना, फाइनेंशियल वे में भी और अपनी एक्सपर्टीज को भी देखे ताकि वहां ग्रोथ हो सके। नॉलेज एंड शेयरिंग देना, रिसर्च एंड डेटा ऑन इकोनॉमिक ट्रेंड्स टू गाइड दी पॉलिसी डिसीजंस। फिर कैटलिस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, को फाइनेंसर अट्रैक्टिंग द प्राइवेट एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कैटलिस्ट बनते थे इन्वेस्टमेंट के लिए कि इस तरीके से हेल्प करते थे कि वहां पर और खुद इन्वेस्ट करे या ना करे, पर उनको इस तरीके से डेवलप करते थे कि वहां पर इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते थे, लोकल भी और बाहर से भी। कंट्रीब्यूशन क्या है इनका, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी फाइनेंस एंड रोड, स्पोर्ट्स, एनर्जी गाइड्स टू लोअर कॉस्ट एंड स्ट्रीमलाइनिंग दी सप्लाई चेन्स, मतलब पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए। ट्रेड फैसिलिटेशन, ट्रेड एंड सप्लाई चेन्स फाइनेंस प्रोग्राम प्रोवाइड दी गारंटीज टू बैंक्स रिड्यूसिंग रिस्क फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्टर्स के लिए रिस्क रिड्यूस कर दिया। प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करा, डायरेक्ट लोन्स and equity investments in the enterprises, creating jobs and introducing the new technologies. तो जब jobs create होंगी, growth होगी, तो अपने आप employment opportunities बढ़ेगी। Regional integration करना, support the sub-regional programs, strengthening economic tiers, ties and market access. Market access बढ़ाना। फिर आता है बेटा यूरोपियन सेंट्रल बैंक। What is this? European Central Bank, multilateral development bank established by the BRICS countries, Brazil, Russia, South Africa. पर्पस क्या था, मोबिलाइज रिसोर्सेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इमर्जिंग मार्केट्स, ऑफन व्यूड एज एन अल्टरनेटिव टू द वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक और इसका एक अल्टरनेटिव भी माना गया इसको फंड्स के लिए, है ना। फॉर्मेशन क्या है, प्रपोज्ड इन 2012, न्यू दिल्ली के अंदर, बिकम ऑपरेशनल इन 2015, फाउंडेड टू एड्रेस द मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग गैप इन द डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो गैप था फंडिंग से रिलेटेड उसको पूरा करना। क्रिएटेड ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन विद स्लो रिफॉर्म, एक फ्रस्ट्रेशन थी कि भैया इतना स्लो रिफॉर्म क्यों हो रहा है, तो उसके अंदर बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन एम्स फॉर बैलेंस रिप्रेजेंटेशन विद इक्वल शेयर होल्डिंग अमंग फाउंडर्स, प्रमोट्स यूज ऑफ लोकल करेंसीज टू रिड्यूस द फॉरेक्स रिस्क एंड स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है जी। लोकल करेंसीज को यूज करके फॉरेक्स रिस्क को घटाया और उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खत्म करी, ठीक है ना। की रोल्स क्या है इसके, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, प्रोवाइड लोन्स, गारंटीज एंड इक्विटी फॉर द पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, इक्विटी प्रोवाइड करना, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, अट्रैक्ट कैपिटल फ्रॉम इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट एंड को फाइनेंसिंग पार्टनर्स, इनको अट्रैक्ट करना ताकि ये लोग वहां पे पैसा लगाएं। नॉलेज शेयरिंग, ऑफर टेक्निकल असिस्टेंस एंड एक्सपर्टीज, ईएसजी हमने पढ़ा था, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, तो नॉलेज शेयरिंग इनकी हेल्प से। सपोर्टिंग दीज एसडीजी, प्रायोरिटाइज द प्रोजेक्ट अलाइंड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्लीन एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन, कि भैया ये सब भी, इन सब की दिक्कत भी ना आए किसी देश में, ठीक है ना। नाउ यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी, तो सेंट्रल बैंक फॉर 20 यूरोपियन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड द यूरो, एस्टैब्लिश ऑन जून 1 98 को, पार्ट ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, उसकी फाइनल स्टेज का पार्ट था ये। लीगली इंडिपेंडेंट फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, स्ट्रक्चर क्या है, पार्ट ऑफ यूरो सिस्टम विच इज ईसीबी प्लस नेशनल सेंट्रल बैंक्स ऑफ द यूरोजोन कंट्रीज, दोनों का मिक्सचर है ना, यूरोजोन। गवर्निंग काउंसिल सेट द मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द करेंसी एरिया, जो भी इसके अंदर गवर्निंग काउंसिल होगी वो सेट करेगी करेंसी एरिया। प्राइमरी क्या था, प्राइस स्टेबिलिटी, मेंटेन इन्फ्लेशन एट 2% ओवर द मीडियम टर्म, क्रिएट्स प्रेडिक्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, क्या करते हैं, प्रेडिक्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की जो प्रेडिक्ट ये ऐसा होगा और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। की रोल्स क्या है, सेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, डिटरमाइंस की इंटरेस्ट रेट अफेक्टिंग लोन्स एंड मॉर्गेजेस अक्रॉस द यूरोजोन, जितने भी उन सबके अंदर की इंटरेस्ट रेट्स वगैरह डिटरमाइन करना कि कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। मैनेजिंग द यूरो, इश्यूज यूरो बैंक नोट्स, मैनेजेस फॉरेन रिजर्व्स, ओवरसीज टारगेट टू पेमेंट सिस्टम। बैंकिंग सुपरविजन थ्रू सिंगल सुपरविजन मैकेनिज्म, सुपरवाइजेस लार्जेस्ट यूरोजोन बैंक्स, लार्जेस्ट यूरोजोन बैंक्स को सुपरवाइज करना। कंट्रीब्यूशन क्या बिजनेस में, प्राइस स्टेबिलिटी भैया, प्रोवाइड डिपेंडेबल प्लानिंग हॉरिजन फॉर द लॉन्ग टर्म बिजनेस इन्वेस्टमेंट, एलिमिनेटिंग करेंसी रिस्क यानी यूरो रिमूव्स द एक्सचेंज रेट रिस्क विद इन द यूरोजोन एंड सिंप्लीफाइंग द ट्रेड। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, पढ़ा था हमने लास्ट रिसोर्ट वाली बात, एंश्योर द स्टेडी फ्लो ऑफ क्रेडिट, तो ये भी उसी की तरह काम करते हैं। प्रमोटिंग इंटीग्रेटेड मार्केट,
आपस में मार्केट्स को मिलाना, हार्मोनाइजेस द पेमेंट सिस्टम, सपोर्ट सिंगल यूरोपियन कैपिटल मार्केट, एक ऐसी मार्केट बनाना जहां पर सिंगल मार्केट हो, सारे फैक्टर्स इजीली मूव कर सकते हो वहां पे, राइट। चलो उसके बाद आता है हमारा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर ही मैं स्टार बना रहा हूं, शंघाई वाले के ऊपर भी मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है अलग से। इसमें क्या है, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैब्लिश इन जून 15 2001, शंघाई में बनी है इसलिए इसका नाम यही है, शंघाई में जून 15 2001 को। फाउंडेड मेंबर कौन है, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। सक्सेसर किसका है, शंघाई 5 मैकेनिज्म का, चार्टर साइन 2002 को हुआ, इफेक्टिव हुआ 2003 से। गोल क्या है इसके, स्ट्रेंथन द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड गुड नेबरहुडलीनेस, एक ट्रस्ट बिल्ड हो नेशंस के बीच में, और एक नेबरहुडलीनेस जो पड़ोसी से जो हेल्प होती है वो अच्छी हो, है ना। एनकरेज दी कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कल्चर, ये सब चीजों का एक्सचेंज बड़े हार्मनी वाले तरीके से हो। जॉइंटली सेफगार्ड द रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, प्रमोट न्यू डेमोक्रेटिक फेयर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू डेमोक्रेटिक और फेयर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक ऑर्डर सही से फॉलो हो नेशंस के बीच में। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, शंघाई स्पिरिट, जिनके एक स्टेटमेंट है विच मींस म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, समझ गए, आपस में भरोसा करो, एक दूसरे का फायदा होगा, इक्वालिटी, कंसल्टेशन, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड कॉमन डेवलपमेंट, कि सब लोग मिलकर ग्रो करेंगे, कॉमन डेवलपमेंट होगी। एक्सटर्नल एंड नॉन अलाइनमेंट, ओपननेस एंड नॉन टारगेटिंग अदर कंट्रीज, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, सीएचएस सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। फिर काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नेंस जो है वो अप्रूव्स बजट एंड सेट दी कोऑपरेशन प्रायोरिटीज है, ये इसके अंदर स्ट्रक्चर बताया कि कौन कौन से इसके अंदर हेड्स हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास क्या क्या काम है ना। काउंसिल ऑफ नेशन कोऑर्डिनेट्स क्या, एंश्योर दी कोऑर्डिनेशन अमंग दी मेंबर्स, मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करना। वेरियस मिनिस्ट्रीज मीटिंग, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, इकोनॉमी और एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा, ये वेरियस मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी इसी के अंदर होती है बेटा, ठीक है, बात समझ गए। So that is all about the global business environment. So all I can say you at the end, मेरे बच्चों, thank you so much. तो बेटा जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े बेटा, सबको आप एज ए क्वेश्चन एक सेपरेट टॉपिक की तरह आप उसको लर्न करेंगे, सबके फीचर, सबके ट्रेड और कॉमर्स में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, इस तरीके से पढ़ना है बेटा। बहुत ज्यादा अच्छा और मजेदार चैप्टर है, मतलब मान के चलो इसमें से क्वेश्चन बन जाएंगे मेरे हिसाब से कम 2 या 3 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आने वाले हैं, ठीक है ना। 2-3 ऐसे ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट के, ऑर्गेनाइजेशंस के, डब्ल्यूटीओ के, बिम्स्टेक के, शंघाई कोऑपरेशन, जो भी हमने पढ़े उसमें से मान के चलो 2-3 तो बनेंगे ही बनेंगे। क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में, डरने वाली कोई बात नहीं है। चैप्टर का कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि सीधा सीधा आपको ऑर्गेनाइजेशंस बताई हुई है और उनके काम क्या है वो बताए हुए हैं, तो वो डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो आई होप सारी बातें अच्छे से क्लियर ही होंगी, मजा आया होगा। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।